हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मंडी उपनिरीक्षक के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, आखिर किस प्रकार की स्ट्रेटजी होना चाहिए आगामी एग्जाम के लिए, तो अभी से तैयार हो जाना है। हम अभी कुछ दिन पहले सीजी टेट का सवाल देखे, बहुत ही खतरनाक लेवल में पूछा गया था। क्या आगामी आपके मंडी उपनिरीक्षक में इस प्रकार के सवाल बनने की संभावना है? इन सबको ध्यान में रखते हुए हम टोटल नए प्रकार के जो सवाल है वो सब हम देखने वाले हैं। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित रहेगा। हर एक सवाल, चाहे व्यापम कुछ भी प्रकार का सवाल पूछे, हमसे वो सभी के सभी सवाल बनने चाहिए। तो हम देखते हैं सीजी व्यापम में जो पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, वहां से हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं ताकि आगे के लिए हम प्रिपेयर रह सकें। क्लियर है भाई? तो आज का हमारा पहला सवाल है, ध्यान देना। ये पूछा गया था कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे भाई। पहला सवाल हमारा ये था, पहला कथन कि लंबवर्ती बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमारे पास मान लो बेलन है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर आपको फार्मूला दे रखा है, मिलान करके क्या करना था, बताना था। तो बेलन का यदि मान लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो हमारे पास क्या फार्मूला होना चाहिए? तो आप कहोगे 2πr और फिर r प्लस क्या हो जाता है दोस्तों, h हो जाता है। ये जो फार्मूला है ये हमारे पास लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो हम कहेंगे ए का कौन सा होना चाहिए? तो ए का होना चाहिए भाई आपके पास दूसरा। ए का क्या हो जाना चाहिए? दूसरा हो जाना चाहिए। फिर पूछा गया घनाभ का आयतन। अब हमारे पास घनाभ का जब हमको आयतन पूछेगा तो घनाभ कुछ इस प्रकार की आकृति होता है ना। एक घन होता है और एक घनाभ होता है। क्लियर है? तो घनाभ में हम बात करें, एक लंबाई होता है ना, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है। यदि मैं इस रूप में लिखना चाहूं तो फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होगा भाई, है ना। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ये फार्मूला होने चाहिए। तो यहाँ पर कहां पर है हमारे पास ऑप्शन है ना। तो ये दिया गया है आपके पास लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये जो होगा आपके पास तीसरा बी का, ये हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? एकदम करेक्ट है ना, मिलान होना चाहिए। क्लियर है? फिर आगे दिया गया है समलंब चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब कुछ इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं, जहां पर इसकी एक भुजा ये है, समानांतर भुजा बी है और इनके बीच की ऊंचाई क्या है? h। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? समानांतर भुजाओं का योग गुणित क्या हो जाता है? ऊंचाई। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणित क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो हम कहेंगे सी का हो जाएगा आपके पास चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। उसी प्रकार लास्ट दिया गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब भैया आपके पास मान लो समकोण त्रिभुज दे दिया जाए इस प्रकार से, समकोण मतलब यहाँ पर हम हाइट डाल सकते हैं और ये हो जाएगा बेस। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आता है? 1/2 गुणित बेस इंटू क्या हो जाता है दोस्तों? तो आप कहोगे हाइट, ये वाला फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपके पास डी का पहला वाला, यही पूछा गया था। अब ध्यान से आपको देखना है कि भाई ए का क्या होना चाहिए? दूसरा। ए का दूसरा है क्या? नहीं, काट दो। बहुत फास्ट बनाना है तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। ए का तीसरा नहीं हो सकता, ए का दूसरा नहीं हो सकता। तो जो डी ऑप्शन होगा आपके पास, है ना, ए का हमारे पास क्या है? ए का है दूसरा। एक मिनट, ये भी गलत हो जाएगा। ए का दूसरा हमारा क्या है? करेक्ट होना चाहिए ना। ए का दूसरा मतलब यहाँ पर है सी ऑप्शन में, उधर गलत कर दिया। केवल एक ही हमारे पास था तो हम बहुत कम समय में इसको केवल देखकर क्या कर सकते थे? बता सकते थे। क्लियर है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया था कि एक घन का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है, तो निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना था। अब भाई हमारे पास एक घन दिया गया है जिसका आयतन दे रखा है कितना? 343। अब घन के आयतन का फार्मूला होता है ए का क्यूब और ए क्यूब का मान दिया है 343। तो आप कहोगे फिर तो ए का मान कितना हो जाएगा? तो 343 का हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। और 343 का घनमूल क्या होता है? तो आप कहोगे 7। तो ए का मान कितना होना चाहिए? उसके प्रत्येक भुजा का मान 7 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पर बोला गया कि घन के प्रत्येक कोण 7 सेंटीमीटर का है। जे वाला जो कथन होगा दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर घन का आयतन 512। भाई जब ऑलरेडी आपको घन का आयतन 343 दे चुका है तो घन का आयतन 512 कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत बात है। तो के वाला कथन गलत हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, जहां पर एक घन की भुजा है। यहाँ पर दो कंडीशन में फंसते हैं लोग, है ना, याद रखना। एक होता है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है हमारे पास वक्र, है ना, वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब तक आपको ये नाम ना दिखे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलने मात्र से फार्मूला के रूप में हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही देखना रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि एल वाला कथन भी मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 है, तो भाई आपके पास फार्मूला क्या है, 6a के स्क्वायर, 6 और a का मान कितना है, हम कहेंगे 7 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 49 का गुणा 6 के साथ करेंगे, देखो 9 और 6 का गुणा करें, 9 छक्के 54 की 4, इकाई अंक पर 4 आना था, यहाँ पर 0 है, तो ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो हमने देखे कि हमारे दो ही कथन सही हुए, एक तो जे सही हुआ है और एल सही हुआ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होता दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, फिर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए बोला गया। जितने भी सवाल ज्यादातर पूछे गए सीजी टेट या सीजी है ना, उसमें ज्यादातर सवाल आपके किस प्रकार के थे, जियोमेट्री वाला पोर्शन से पूछा गया था, जियोमेट्री और 2D 3D यही से ज्यादा सवाल क्या है पूछा गया है। तो मेन टारगेट रहेगा कि हम जो मंडी उप निरीक्षक का जो पेपर होने वाला है उसके लिए इस टाइप के बहुत सारे सवालों के लिए हम क्या करें, पहले से प्रैक्टिस करके जब रहेंगे तब हम वहां पर कुछ कमाल ही करेंगे। क्लियर है, ध्यान समझना, स्पर्श रेखा क्या होता है। अब ये सर्कल के संदर्भ में है, ये हमारे पास मान लेते हैं क्या है, सर्कल है ना भाई, एक वृत्त है। स्पर्श रेखा क्या होता है भाई, ध्यान समझना, सर्कल के किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए, स्पर्श मतलब क्या होता है, इस प्रकार से छूता हुआ जाए, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो वृत्त को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद, भाई प्रतिच्छेद कहाँ करेगा, स्पर्श करेगा, दो बिंदु को मिलाने वाली वृत्त के केंद्र से नहीं, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, केवल किस बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो मैं कहूंगा ए का क्या हो जाएगा, चौथा। ऑप्शन चेक करेंगे, ए का पहला गलत हो जाएगा, ए का तीसरा भी गलत हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन, बी चेक करते ही हम बाकी को छोड़ ही देंगे यदि टाइम मैनेज करना है। छेदक रेखा क्या कहलाता है, तो छेदक रेखा मतलब क्या होता है कि वृत्त को कहीं इस प्रकार से दो बिंदु पर क्या कर दे, टच करते हुए आर पार निकल जाएगा, इस प्रकार की रेखा को क्या बोला जाता है, छेदक रेखा। तो दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड या वृत्त को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद। अब भाई छेदक मतलब क्या करेगा, प्रतिच्छेद, तो बी का क्या होना चाहिए, पहला, बी का दूसरा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम एक ही ऑप्शन बच गया, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फिर है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मंडी उप निरीक्षक के लिए है ना, हमारे चैनल जो सीजी मैपोलॉजी है इसके द्वारा आप लोगों के लिए कुछ विशेष कोर्स है ना बना कर लाया। जैसे आपको मान लो मंडी उप निरीक्षक का संपूर्ण कोर्स चाहिए जिसमें ऑल मैथ रीजनिंग जितने भी आपके सिलेबस में है उन सभी का आपको कंटेंट चाहिए, तो ये मात्र 749 रुपए के प्राइस पर मिल जाएगा भाई। बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, 749 रुपए, ठीक है। और यदि मान लो आपको केवल मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर का कोर्स चाहिए तो ये मात्र 449 रुपए की प्राइस पर आपको मिलेगा। और जितने भी सवाल होंगे वो सब के सब नए पैटर्न पर आधारित होंगे और हर दिन आपको है ना वीडियो मिल ही जाना है और बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेगा। ये मान लो कि जैसे हमें हमारा अमीन पटवारी जो एग्जाम हुआ था उसमें 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो ऑप्शन सहित फंसे थे हमारे है ना चैनल के द्वारा, या जो हम पढ़ाए थे वहां से। तो इस बार भी हम कुछ बेहतर और जिस प्रकार से सीजी टेट में सवाल पूछे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सवाल जरूर प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को ध्यान से देखिएगा। बोला गया है उत्केंद्रता के बढ़ते क्रम में शंकुओं को व्यवस्थित कीजिए बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंसेंट्रिसिटी के बारे में। अब इंसेंट्रिसिटी क्या होता है तो मैं बता दूं, शंकु के केस में मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है, जैसे मैंने कहा एक शंकु बना लिया है ना। अब ये क्या होता है, किसी वृत्त में उसके कोने की है ना, कोने को दर्शाया जाता है। इंसेंट्रिसिटी में क्या होता है, कोने की माप को यहाँ पर क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब मैं ये कहूँ आपको कि वृत्त की, तो वृत्त की इंसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो वृत्त बिल्कुल क्या होता है, सर्कल में इस प्रकार कोने शंकु में इस प्रकार से बढ़ जाता है। तो वृत्त की यदि हम बात करें तो वृत्त की जो इंसेंट्रिसिटी होगी ई का मान ये किसके बराबर होता है, बिल्कुल 0 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर कहीं भी कोना बनता ही नहीं है। क्लियर है, कोना बनेगा ही नहीं भाई। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वृत्त है और जिसका कोने का बनेगा ही नहीं उस केस में हम क्या करेंगे, इंसेंट्रिसिटी को 0 मान लेंगे। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, यहाँ पर वृत्त दिया गया है तो एल वाला हमारे पास तो हो गया, एल का वृत्त का कितना हो जाएगा इंटेंसिटी का मान, तो आप कहोगे भाई 0 हो जाएगा। क्लियर है, फिर बोला गया है परवलय और एक होता है अति परवलय। अति परवलय यहाँ पर बोला गया है इलिप्स और एक होता है हमारे पास हाइपरबोला
सर्कल और एक हमारे पास है पैराबोला। ध्यान समझना, हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स। अब यदि मैं बात करूं, पहले तो मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा कि इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, इसके हिसाब से आप क्या करोगे, समझ पाओगे। तो ध्यान समझना है ना। फिर हम शंकु के रूप में भी देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, कुछ इस प्रकार की जो आकृति होता है इसको हम क्या कहेंगे, पैराबोला। क्लियर है, ये हमारे लिए है पैराबोला। और पैराबोला का, ठीक है, पैराबोला यहाँ पर लिख दिया, परवलय लिखा गया है, मैं इंग्लिश का नाम लिख दिया हिंदी में। पैराबोला का ई का जो मान होता है ये 2 के बराबर होता है दोस्तों, इंटेंसिटी। क्लियर है, किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। फिर यदि हम बात करें, है ना, फिर यदि हम बात करें हाइपर सर्कल की बात करें तो सर्कल कुछ इस प्रकार से होता है। और सर्कल के लिए हमारे पास ई का जो मान होता है किसके बराबर होता है, तो ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हाइपरबोला की बात करें। हाइपरबोला की यदि मैं बात करूं तो हाइपरबोला थोड़ा कम वक्र होता है इस प्रकार से, ये ज्यादा वक्राकार होता है, ये कम वक्र होता है थोड़ा, है ना। तो ई का मान यहाँ पर किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। एक होता है इलिप्स। इलिप्स बिल्कुल सर्कल टाइप का होता है, लेकिन ये अंडा टाइप का होता है इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, इलिप्स। और इलिप्स के लिए ई का मान कितना होता है, 0.5 होता है। और एक दिया है हमारे पास लाइन, है ना, सर्कल। और सर्कल के लिए जो मान होता है ई का दोस्तों, ये हमारे पास इन्फिनिट तक होता है। इतना आपको याद रखना। इस प्रकार से ये कम वक्राकार होगा, ये थोड़ा ज्यादा वक्राकार होगा पैराबोला। सर्कल तो बिल्कुल, है ना, बहुत कम वक्राकार होता है। पैराबोला उससे थोड़ा कम होता है, इलिप्स और थोड़ा कम होता है ना, मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा होगा। और जो आपके पास ये वाला है सरल रेखा, वो अनंत तक होता है। क्लियर है, ध्यान समझना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सरल, है ना, ई का मान हो गया 0। दीर्घवृत्त का मान कितना हो जाएगा, 0.5। अति परवलय का मान हो जाएगा हमारे पास 1। परवलय का मान हो जाएगा 2। और इसका मान हो जाएगा अनंत। अब जमाओगे कैसे, सबसे पहले हम 0 जमाएंगे, है ना, क्योंकि किस ऑर्डर में बोला गया है, बढ़ते हुए क्रम में बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, 0 से बड़ा क्या होगा, 0.5 होगा, 0.5 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2 होगा, और 2 से बड़ा होगा हमारे पास इन्फिनिट होगा भाई। तो 0 किसका मान है, सर्कल का, तो एल से चालू होना चाहिए। तो आपके पास दो जो ऑप्शन है दोस्तों, ऐसे ही कट गया। एल के बाद क्या आना चाहिए, तो एल के बाद हमारे पास 0.5 एन आना चाहिए, तो ये भी ऐसे ही कट गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। ऐसे ऐसे आपको सवाल पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिएगा अगला डाटा, आकृतियों के नाम उनकी भुजाओं की बढ़ती संख्या के क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। आयत, भाई आयत की बात करें तो आयत में हमारे पास इस प्रकार की आकृति होते हैं, और यहाँ पर भुजा बोला गया है। तो आयत में कितने भुजा होंगे, आप कहोगे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, और ये 4 भुजा। कितने भुजा हो जाएंगे, 4। अष्टभुज की बात बोला गया है, नाम से पता चल रहा है, अष्टभुज मतलब 8 भुजा। षडभुज मतलब कितने भुजा हो जाएगा, 6 भुजा। त्रिभुज मतलब 3 भुजा। और पंचभुज मतलब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 भुजा हो जाएगा। अब बोला गया है भुजाओं की बढ़ती संख्या के आधार पर, तो सबसे कम क्या होगा आपके पास, 3 होगा। 3 से बड़ा 4 होगा। 4 से बड़ा 5 होगा। 5 से बड़ा 6 होगा। और 6 से बड़ा क्या हो जाएगा, 8। यही ना होगा भाई। तो हम कहेंगे लास्ट में आना चाहिए एल। तो आपके पास दो ऑप्शन ऐसे कट गए, ठीक है। अब एल एल यहाँ पर है, शुरुआत कहां से होगा, तो शुरुआत तो 3 से होना चाहिए, और 3 कहां पर है, तो हम कहेंगे एन। तो एन कहां पर है, केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल पूछा गया था, ठीक है, कठिन नहीं था, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था। ऐसे ही आपको बहुत सारे सवाल करने होंगे, तब जाके आप मंडी उपनिरीक्षक में कुछ बेहतर कर पाओगे। क्लियर है, हमारा नेक्स्ट सवाल देखिएगा। त्रिभुजी यहाँ पर बोला गया है, निर्देश है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को आपको क्या करना था, चुनना था भाई। ध्यान समझना, कथन क्या बोलना चाह रहा है, कथन ये है कि त्रिभुजी आकार के खेत को जोतने की कीमत 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, जिसका आधार 28 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर है, 4480 रुपए है बोला गया है टोटल लागत। अब मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुजाकार क्या है, खेत है, जिसका आधार दिया है कितना, 28 मीटर का है, और इसकी ऊंचाई भी दे रखा है हमको। और ऊंचाई देख पा रहे हो कितने का दिया है, तो हम कहेंगे ऊंचाई दिया है यहाँ पर 3.2 मीटर का। तो भाई क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2। आधार आधार कितना है, तो आप कहोगे 3.2, सॉरी 32 है ना, ये 28 है, और ऊंचाई कितना दिया है 3.2। तो मैं 3.2 को पहले लिख दिया, बाद में लिख सकता हूँ मैं 28 को। ध्यान समझना, क्लियर है। अब यदि हमको प्रत्येक वर्ग मीटर पर कितना
खर्च करना है, 100 रुपए खर्च करना है तो 100 का गुणा और कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप देख पाओगे 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, और ये कट जाएगा हमारे पास कितने बार में, 14 बार में। 14 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 14 दूनी 28 की 8, हाथ का 2, 14 तिया 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, इतना गुणा 100 करते ही ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 4480 रुपए के बराबर होगा। सही बात है भाई, है ना। यदि मान लो आधार 28 मीटर है और उसका ऊंचाई 3.2 मीटर है और प्रति वर्ग मीटर का जो खर्चा है जुताई का वो यदि 100 रुपए है, तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुजाकार खेत जो है इसका जो खर्च आएगा जुताई का वो 4480 रुपए आएगा। तो इस आधार पर कहेंगे कि हमारा जो कथन था एकदम क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। फिर बोला गया है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई दिया गया है, अतः खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको इस फॉर्म में क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। फिर जो 44 है इसको 100 से जैसे गुणा करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल जो जो प्रोसेस मैंने किया हूं वही प्रोसेस को उसने कहां पर लिख दिया, कारण में लिख दिया। तो कारण तो सही होना ही है, तो हम कहेंगे कारण भी सही होगा और कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा होगा। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। फिर बोला गया है नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को चुनकर बताना था। ध्यान समझना, वृत्त पर स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब हम मान लो एक सर्कल बना लिए इस प्रकार से, कुछ ध्यान समझना। अब मान लो इस पर एक स्पर्श रेखा डाल दिया जाए, ध्यान समझना मेरी बात को। तो स्पर्श रेखा जो होता है कितने बिंदु को टच करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वास्तविक में सर्कल में, है ना, होता क्या है, सर्कल से यदि कोई मान लो स्पर्श रेखा वहां से उसके सर्कल को टच करते हुए एक रेखा खींचा जाए तो केवल एक ही बिंदु को क्या करता है, टच करता है। ये कथन एकदम क्या होगा, सत्य होगा। वृत्त की त्रिज्या वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखा बिंदु के लंबवत होती है। अब मान लो इस पर मैं क्या लगाना चाहता हूं, ये हमारे पास सेंटर है और इस पर मान लो लंब डालना चाहते हैं, तो लंब कुछ इस प्रकार से डलेगा, है ना। मैंने कहा यहाँ पर लंब की जो आर का मान मैंने मान लिया कितना, एक्स मान लिया। मान लो इसको थोड़ा सा यदि हम बढ़ा देते तो यहीं पर आर का मान क्या हो जाता, एक्स के साथ साथ वाई हो जाता, और हम बढ़ा देते इसको तो और ये लेंथ बढ़ जाता, तो आर का मान किसके बराबर हो जाता, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर। तो मैंने ये चीज देख लिया कि स्पर्श रेखा से जैसे जैसे दूरी में मैं, है ना, त्रिज्या को मिला रहा हूं वैसे वैसे उसकी लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लंब का सिंपल कंडीशन यही होता है दोस्तों, लंब सबसे कम जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ा हुआ आपका कभी लंब हो ही नहीं सकता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उसी बिंदु पर टच करेगा जिस बिंदु को स्पर्श करता है, और इस आधार पर ये क्या होगा, कारण भी इसकी पुष्टि करता है। तो मैं कहूंगा कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कारण जो है कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर चक्री चतुर्भुज के लिए जो कथन सदैव सत्य हो उन्हें चुनिए लगे हैं। अब चक्री चतुर्भुज क्या होता है, चक्री चतुर्भुज उस चतुर्भुज को बोला जाता है जो किसी सर्कल के अंदर बना होता है, सर्कल के बाहर में भी कंफ्यूज नहीं होना है। सर्कल के अंदर बने हुए चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, चक्री चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप कोई चतुर्भुज बना दो, इसको हम क्या बोलेंगे, चक्री चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। अब चक्री चतुर्भुज का डिफिनेशन क्या होता है, यदि यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी क्या होगा, अल्फा डिग्री। यदि यहाँ पर मान लो थीटा डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी थीटा डिग्री के बराबर होगा। ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखना कि मान लो मैं ये कहूं, ठीक है ना, हम एक चीज कहेंगे यहाँ पर चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग यहाँ पर दिया गया है, कंफ्यूजन नहीं होना भी है। ये हमारे पास क्या है, सर्कल है जिसमें हमने क्या बनाया, चक्री चतुर्भुज इस प्रकार से क्या कर लिए, डिजाइन कर लिए। ये हमारे पास क्या हो गया, चक्री चतुर्भुज। मान लेते हैं यहाँ पर बना हुआ कोण थीटा है, यहाँ पर बना हुआ कोण अल्फा है, यहाँ पर बना हुआ कोण बीटा है, और यहाँ पर बना हुआ कोण मैंने कहा गामा है। ध्यान समझना, है ना। तो हमेशा एक चीज याद रखना, चक्री चतुर्भुज के केस में किसके आमने सामने के कोण का योग हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं कहूंगा कि थीटा डिग्री प्लस ये हमारे पास बीटा का जो योग होगा दोस्तों, ये हमेशा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। उसी प्रकार अल्फा और गामा
है ना, का योग भी कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। आमने सामने का कोण बराबर नहीं होता, बल्कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इस आधार पर जे वाला कथन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला गया कि बाह्य कोण जितना होगा उतना आंतरिक कोण भी होगा। भाई मान लेते कि यहां तक बना हुआ कोण थीटा है, तो पूरे थीटा कैसे हो गए, तो थीटा से ज्यादा होगा, है ना भाई। थीटा से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे के वाला जो कथन होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर विकर्ण लंबवत होते, मान लो यहाँ पर विकर्ण डाल दिया जाए तो क्या विकर्ण लंबवत होगा, तो लंबवत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया कोण अलग अलग माप के, तो लंबवत होने के चांसेस भी बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो हम कहेंगे एल वाला कथन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। सभी शीर्ष वृत्त पर होते हैं, सभी शीर्ष का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर तो आप देख पाओगे कि ये शीर्ष वृत्त पर है, यहाँ पर भी वृत्त को टच कर रहा है, इधर का कोना भी वृत्त पर को टच कर रहा है, यहाँ का कोना भी, मतलब एम वाला जो कथन होगा दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखे कि जे और एम हमारा क्या है, सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये पूछा गया था, समान त्रिज्या वाले ठोस के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। अब समान त्रिज्या मतलब जितने भी आपके ठोस है उनके लिए एक ही त्रिज्या है आर, है ना, सबके लिए एक ही त्रिज्या है। तो गोले के आयतन का फार्मूला पूछा गया, तो गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, मतलब जे वाला कथन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। घन का आयतन 2r का क्यूब, 2r का क्यूब नहीं होता भाई, बल्कि a का क्यूब होता है, ठीक है, a का क्यूब होता है, लेकिन घन में आप त्रिज्या कहाँ लगाओगे, है ना, तो ये वाला एल वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, करेक्ट है। तो हमने देखे कि हमारे तीन जो कथन है सही है, जे भी सही है, के भी सही है और एम भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो खास कर आपके, है ना, जियोमेट्री हो गए, 2D हो गया और 3D बेस्ड सवाल पूछे गए थे, है ना, पिछले एग्जाम में। अब हमको इस बात का ध्यान रखना कि आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक, क्या उसमें भी यही पैटर्न के सवाल बनने वाला है। तो हम देख रहे हैं 2 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, और आप देखकर भी अनदेखा करोगे तो फिर उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा वीडियो को, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लगातार आपके लिए नए पैटर्न और बेहतर सवाल के साथ में, है ना, उपस्थित होते रहूंगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।